न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, दैट इज ऑपरेशन ऑन मेट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन कौन कौन से, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मेट्रिसेस में एडिशन सीखेंगे, मेट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और मेट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, कि हम दो मेट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मेट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक और ऑपरेशन होता है दैट इज डिविजन, जो हमारे कोर्स में मेट्रिसेस में डिविजन नहीं होता। ठीक है, मेट्रिसेस में डिविजन नहीं होता, थोड़ा जल्दी आया करो। तो भी पहला ऑपरेशन क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ मेट्रिसेस। एडिशन ऑफ मेट्रिसेस के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ फैक्ट्री जो कि दो अलग अलग प्लेसेस पर है, एक है प्लेस ए पर और एक है प्लेस बी पर। ठीक है, अब ये फैक्ट्री क्या कर रही है, दोनों प्लेसेस पर शूज़ प्रोड्यूस करती है, शूज़ मैन्युफैक्चर करती है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर डिफरेंट प्राइस रेंज। ओके, फॉर एग्जांपल 1 का मतलब हो गया अंडर प्राइस रेंज 1000, 2 का मतलब है अंडर प्राइस रेंज 2000 एंड 3 का मतलब है अंडर अंडर प्राइस रेंज 3000। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ये फैक्ट्री है, ये दो अलग अलग प्लेस ए एंड प्लेस बी पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए तीन अलग अलग प्राइस रेंज पे शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल प्लेस ए पर कंपनी ने बॉयज़ के लिए 80 शूज़ प्रोड्यूस करे एंड गर्ल्स के लिए 60 अंडर 1000। इसी तरह से फैक्ट्री ने प्लेस बी पर बॉयज़ के लिए 3000 की रेंज में 75 शूज़ प्रोड्यूस करे एंड गर्ल्स के लिए 75 शूज़ अगेन प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस फैक्ट्री ने मिलकर प्लेस ए एंड प्लेस बी पर कितनी प्रोडक्शन करी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम उसके लिए दोबारा मेट्रिसेस बनाएंगे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, तो अगर हमें ये देखना है कि अंडर 1000 रेंज दोनों प्लेसेस पर मिलकर कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 80 प्लस 90। और सिमिलरली 1000 की रेंज पर गर्ल्स के लिए दोनों फैक्ट्री ने कितनी प्रोडक्शन करी है, वो क्या होगा, 60 प्लस 50। नाउ कमिंग ऑन टू 2000 की रेंज पर बॉयज के लिए कितनी प्रोडक्शन हुई है, 75 एंड गर्ल्स के लिए कितनी प्रोडक्शन, सॉरी, और यहाँ पर बॉयज के लिए कितनी प्रोडक्शन हुई है, अगेन 70। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल्स के लिए 2000 की रेंज पर कितनी प्रोडक्शन हुई है, 65 एंड गर्ल्स के लिए 2000 की रेंज पर प्लेस बी पर कितनी हुई है, 55। नेक्स्ट 3000 की रेंज पर बॉयज की मिलाकर कितनी है, 90 एंड 75 एंड गर्ल्स की 3000 की रेंज में कितनी है, 85 प्लस 75। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम बस यहाँ पर एक एक फैक्ट्री की दो अलग अलग प्लेसेस है, प्लेस ए एंड प्लेस बी पर डिफरेंट प्राइस रेंजेस को हमने सिंपली बस ऐड करा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मेट्रिसेस। ओके, सो अगर अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज अंडर प्राइस रेंज 1, 2 एंड 3, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी करी है उस फैक्ट्री ने, उसके लिए आप क्या करोगे, बस इनको सिंपली ऐड। तो सबसे पहले कितना आ रहा है, 170, देन 110, देन बोलते रहो, देन 120, आगे आगे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मेट्रिसेस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मेट्रिसेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जिन भी दो मेट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका ऑर्डर क्या है, 3x2 और इसका ऑर्डर क्या है, अगेन 3x2। तो मेट्रिसेस के एडिशन के लिए दोनों मेट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस ऐड करते समय आपको क्या करना है, बस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, इस तरह से। एडिशन समझ आया क्या होता है, ठीक है। ओके, एक बार इसको देख लो, एडिशन ऑफ टू मेट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि A11 को किससे ऐड करोगे आप, B11 से। क्लियर, सिमिलरली जैसे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2x3 के ऑर्डर का, और ये एक मैट्रिक्स बी गिवन है अगेन 2x3 के ऑर्डर का। अब आप ए और बी को ऐड कैसे करोगे, बस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, यानी कि A11 से किसके ऐड करोगे, B11, A12 से क्या ऐड करोगे, B12, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है ये बात, ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार A प्लस बी निकाल दो, क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 और इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, और वी कैन ऑल्सो से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इनको ऐड करने के लिए बस आपको इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले 3, 10, 2, 13, -5, 6, √5 + 1, 18,
4। आया समझ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? ठीक है। अच्छा ये भी सिंपल है, इसको भी एक बार ऐड कर दो, क्या आएगा? ये सेम है क्या? नीचे नहीं, अलग है। ओके, ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, मतलब मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए क्या करना है? बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ओके, बताओ। √3 + 2, नेक्स्ट 1 + √5, आगे 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट। हाँ, क्लियर? ओके, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, ठीक है, वो अब देखेंगे। फर्स्ट इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? 2 + 3 is equal to 3 + 2. तो सिमिलरली a + b will be equal to b + a, यानी कि a और b को ऐड करो, फिर b और a को ऐड करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? 2 + 3 + 5 is equal to 2 + 3 + 5। ठीक है, अब मैट्रिसेस में कैसे लगेगा ये लॉ? a + b in brackets + c is equal to a + b + c। ठीक है, इसका मतलब आप पहले a + b को ऐड कर लो, फिर उसका रिजल्टेंट c में ऐड करो, या फिर b और c को ऐड करके उसका रिजल्टेंट a में ऐड करो, आंसर सेम आएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। कैंसलेशन लॉ क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, 2 + 3 is equal to 3 + 2 है अगर लिखा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 और 3 कैंसिल होगा, तो 2 और 2 तो इक्वल होना ही है, राइट? सिमिलरली इधर कैंसलेशन लॉ कैसे लिखोगा? अगर a + b is equal to b + c लिखा हुआ है अगर, ठीक है, तो ऑब्वियसली b और b कैंसिल होकर a और c तो दोनों इक्वल मैट्रिसेस ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि 2 में क्या ऐड करो कि वापस से 2 आ जाए? 0। अब मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या ऐड करो कि वापस से मैट्रिक्स ए ही बन जाए? नहीं, नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वापस से ए मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स याद है किसी को क्या होता है? वेरी गुड। 2 में क्या ऐड करो कि ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना वो आ जाए? -2। तो सिमिलरली मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वापस से, सॉरी जीरो तो हटा देती हूँ, दैट जीरो मैट्रिक्स आ जाए? बताओ, -a। क्लियर? देखो सिंपल सी बात है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो a का इनवर्स क्या होगा? -a। a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। आया समझ सबको? ठीक है, आगे करेंगे तो मैट्रिक्स एडिशन इजी है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ऑपरेशन जो भी हम सीखने वाले हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम खाली एक फैक्ट्री ले रहे हैं। ओके, अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता है किसी भी चीज का, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पर हम अकेला फैक्ट्री ए का रेवेन्यू ले रहे हैं। क्या हुआ? फैक्ट्री ए का ये रेवेन्यू मैट्रिक्स बना हुआ है और ये फैक्ट्री बी का कॉस्ट मैट्रिक्स बना हुआ है। क्लियर? अब आपको निकालना है कि फैक्ट्री ए का प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि बॉयज एंड गर्ल्स प्राइस रेंज 1000 में बॉयज का रेवेन्यू क्या रहा? 8000, और बॉयज पर कॉस्ट कितना आया? 6000। तो बस क्या प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है आपको? 8000 माइनस 6000। सिमिलरली गर्ल्स का रेवेन्यू कितना रहा? 6000, और कॉस्ट कितना इनकर हुआ? 5000। क्लियर? नाउ प्राइस रेंज 2 पर बॉयज का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 7500, और एक्सपेंडिचर कितना आया? 7000। क्लियर? गर्ल्स पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 6000, और एक्सपेंडिचर कितना आया? 5500। क्लियर? नाउ प्राइस रेंज 3 पर रेवेन्यू कितना हुआ? 9000, और खर्चा कितना आया? 7500। नेक्स्ट, रेवेन्यू गर्ल्स पर 8500 और खर्चा 7500। क्लियर है ये बात? ओके, बस अब आप इसको बॉयज एंड गर्ल्स का एक फॉर्म दोबारा से एक मैट्रिक्स बना दो, तो इसको बस सॉल्व करके लिखना है। तो इधर क्या आएगा? 2000
1000, 500, 1000, 1500, 1000. ठीक है. सो ये जो मैट्रिक्स बना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द मैट्रिक्स फॉर द प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री ए. क्लियर है ये बात? सब्ट्रैक्शन में समझ आया क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन एडिशन की तरह ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. और सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे? बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना. क्लियर? ओके फाइन. अब इस क्वेश्चन में आपको a माइनस बी निकालना है. क्या होगा बोलो? 1 4 1 5 5 बोलते रहो. -12 आगे, √5 -1 आगे, 4 4. क्लियर? इजी. अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर. ठीक है. स्केलर का मतलब क्या है? इस पूरे मैट्रिक्स को हम एक सिंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सिंगल कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बताओ. प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट प्लेस ए. अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेस ए पर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन निकालनी है. ओके. और ये जो हमें दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन दी हुई है 2022 की. इसी तरह से अब हमें निकालना है 2023 की. और हमें ये दिया हुआ है कि फैक्ट्री ने प्लेस ए पर जो 2022 से ट्वाइस प्रोडक्शन करी है. ठीक है. तो उसका मतलब क्या हो गया कि पहले अगर उसने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करा है फॉर बॉयज, तो अब कितना करा है? ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 80. क्लियर? पहले अगर 60 करा है तो अब कितना करा है? 2 इंटू 60. पहले अगर 75 करा है तो अब कितना करा है? ट्वाइस ऑफ 75. देन ट्वाइस ऑफ 65, ट्वाइस ऑफ 90 एंड ट्वाइस ऑफ 85. क्लियर? अभी जब मैट्रिक्स बना है उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यूज बताओ क्या क्या आ गई? 160, 120, 150, 130, 180, 170. क्लियर? फाइन. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खाली एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ओके. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ, और अंदर आपका यही वाला मैट्रिक्स बना हुआ है, तो ये 2 सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई होता है. आया समझ? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ अब आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. अब आपको क्या निकालना है? 3a. यानी कि हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से. ओके. 3a क्या आएगा? आएगा बताओ. 9, 3, 4.5, 3 √5, 21, -9, 6, 0, 50. ओके. माइनस ए का मतलब क्या है? ए के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? -1 से. -3, -1, -1.5, -√5, -7, 3, -2, 0 एंड -5. क्लियर है? ओके. अब प्रॉपर्टीज देख लो एक बार. के क्या है? के और एच दोनों स्केलर्स हैं, यानी कि वो एक कांस्टेंट दिया हुआ है. ओके. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करो और उसके रिजल्ट को के से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. या फिर अगर आप ए को के से पहले मल्टीप्लाई करो और स्केलर से मल्टीप्लाई करो बी को, तो दोनों बार आंसर जो है वो सेम आएगा. क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप के और एच को ऐड कर रहे हो और रिजल्टेंट को ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले के को ए से मल्टीप्लाई करो और एच को ए से मल्टीप्लाई करो और फिर रिजल्ट को ऐड कर लो दोनों के, तो उधर भी आंसर जो है दोनों बार सेम आएगा. क्लियर है? ओके. ठीक है. एक बार ये सॉल्व करो. 2a का मतलब 2 को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये b दिया हुआ है, तो 2a माइनस b निकालना है. ओके.
बोलो आंसर क्या आ रहा है? -1, 5, 3, 5, 6, 0। आंसर मैच हो गया सबका? इजी है ये सब? क्लियर है? ठीक है, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, ये ध्यान रखना कल स्टूडेंट्स ने एक्स और वाई को एलिमेंट समझकर एक सिंगल डिजिट निकाला था, बट ये एक्स और वाई दोनों ही आपके मैट्रिसेस हैं। क्लियर है? एक्स और वाई दोनों मैट्रिसेस हैं। एक्स और वाई का ऑर्डर क्या होगा बता सकते हो? 2 × 2। चलो निकालो, एक्स और वाई निकालो। एक्स गलत है अभी आपका, एक्स गलत है सारा, पूरा गलत है अभी। एक्स दोबारा सोचो, दिखाओ। गलत है एक्स, अभी गलत है आंसर। गलत है एक्स, या तो ओके नहीं, आप लोग का ठीक है आंसर, ठीक है आप, ठीक है आपका भी ठीक है। ठीक है, क्या आ रहा है? एक्स 4404, और वाई क्या आ रहा है? 1 - 2 0 5। बीच में कॉमा कहाँ से आ गया मैट्रिक्स में? किसका नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन? एक बार हैंड रेज कर दो। आदि कहाँ हो गया क्वेश्चन? गौरव हो गया या डाउट है? शिवम हो गया? एक बार एक्स आ गया, सिर्फ ये बता दो, एक्स आ गया, एक्स मैच हो गया? ऐसा कोई जिसका एक्स भी नहीं आया हो अभी? अबीर हो गया आपका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई एलिमेंट्स है, ठीक है? बोलो एक्स क्या आ रहा है? 2, और वाई? नाइन आ रहा है, x2 और y9, सबका मैच हो गया? डाउट? क्या हो गया? एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 2 और 9 सबकी? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, खाली एक बार पढ़ लो, ठीक है? वंशा क्वेश्चन पढ़ो, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा। Two farmers, Ramakrishna and Gurcharan, sent cultivates of the three varieties of rice, namely Basmati, Burman, and Nora. Uh, the sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B.
ठीक है, क्वेश्चन से क्या समझ आया? यहाँ पर दो फार्मर्स है, रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह। तो दोनों की सितंबर और अक्टूबर में सेल्स दी हुई है 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। ओके, ना फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है गौरव? combined sales in September and October for each farmer in each variety। इसका मतलब क्या है? combined sales का मतलब क्या है? क्या निकालना है? A प्लस B। ठीक है, एक बार अक्षय क्वेश्चन रीड कर दो सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है? डिक्रीज इन सेल्स कैसे निकालोगे? सितंबर टू अक्टूबर लिखा हुआ है इसीलिए A माइनस बी करोगे, और अगर अक्टूबर टू सितंबर लिखा होता तो क्या करते? B माइनस A। ठीक है, नेक्स्ट रूपाशी थर्ड पार्ट रीड करो। Farmers receive 2% of profit on cross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. इसका मतलब क्या है? Each variety का साल भर कर जो gross product है उसका देखो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो भी उसने अक्टूबर में सेल्स करी है तो उसकी जो ग्रॉस सेल्स पर जो प्रॉफिट आया है वो क्या है? सेल्स पर, सेल्स का 2%। इसका मतलब क्या है? 2/100 ऑफ बी। क्लियर? दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ आया? क्लियर? ओके, अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं जिसमें शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? अब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अब हम वो देखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, अक्षय एंड रेशम। ठीक है, दोनों को चॉकलेट्स परचेज कर रहे हैं एंड आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं। क्लियर? चॉकलेट का प्राइस कुछ बताओ क्या रखोगे? 20 रुपीज। एंड आइसक्रीम का प्राइस कुछ बताओ क्या रखोगे? ठीक है, 50 रख लेते हैं। ओके, अब अक्षय ने कितनी चॉकलेट्स परचेज करी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, 5। ओके, और आइसक्रीम्स 6। रेशम 2। कितना? 3। ठीक है, अब हमें इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है मैट्रिसेस की हेल्प से। एक बार ये निकाल लेते हैं कि अक्षय ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना करा। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्षय का टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे कैसे आप? 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 50। करेक्ट? और रेशम का टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे आप? 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 50। ठीक है, अब हमें इसी चीज को मेट्रिसेस की हेल्प में एक्सप्लेन करना है, मेट्रिसेस की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। ओके, कैसे प्रेजेंट करोगे? सेम इसी चीज को। ठीक है, तो देयर आर टू स्टूडेंट्स, अक्षय एंड रेशम। क्लियर? तो एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जहां पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि दोनों ने कितनी कितनी क्वांटिटीज परचेज करी है ऑफ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। और दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जहां पर हम सिर्फ ये लिखेंगे कि चॉकलेट कितने की है और आइसक्रीम कितने की है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं चॉकलेट कितनी कितनी खरीदी, और यहाँ पर हम देखेंगे आइसक्रीम कितनी कितनी खरीदी। ओके, तो अब इसी को मैट्रिसेस की हेल्प में लिखना है। ओके, अक्षय ने कितनी चॉकलेट परचेज करी? 5, और आइसक्रीम 6। और रेशम ने कितनी चॉकलेट्स ली? 2, और आइसक्रीम्स 3। ठीक है, अब प्राइस के लिए हम बनाएंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। प्राइस के लिए हमें कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यानी कि रो जितनी भी हो बट कॉलम खाली एक होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में क्या अमाउंट जाएगा? 20। और सेकंड में क्या और कॉलम में सेकंड एंट्री क्या होगी? 50। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो बताओगे? 5 पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 20 से, यानी कि ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले। उसके बाद 6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 50 से, यानी कि ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले फर्स्ट रो को लोगे आप पहले मैट्रिक्स का, और फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 50, इस तरह से करना है सबसे पहले। ओके, उसके बाद जो आपकी दूसरी एंट्री आएगी वो दूसरे रो में जाएगी, वो कॉलम में नहीं जाएगी, वो सॉरी
वो यहाँ पर इस रो सेकंड कॉलम नहीं बनाएगा, वो दूसरा पूरा रो बनाएगा, यानी कि कॉलम एक ही रहेगा। क्लियर है अभी के लिए? तो सेकंड रेशम के लिए क्या करोगे आप, सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 50, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देन 3 को 50 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर? तो क्या करा इधर हमने, 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 50। ये चीज समझ आई यहाँ पर क्या हुआ है? क्लियर? ना फॉर एग्जाम्पल जो कमोडिटी है ना, यानी कि जो आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल उनके प्राइजेस बढ़ गए अब। ठीक है, प्राइजेस बढ़ गए तो पहले ये कॉलम था, तो अब आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ये प्राइजेस थे 2023 के, अब हम एक और कॉलम बना रहे हैं जहाँ पर हम लिखेंगे 2024 में क्या प्राइस हो गए दोनों कमोडिटीज के। तो उसके लिए एक और कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़कर हो गया 25 एंड यहाँ पर प्राइस बढ़कर हो गया 60। क्लियर है ये बात? ओके, तो यहाँ पर भी आपका मैट्रिक्स बदला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये वाली क्वांटिटीज को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा। अब जब आपको निकालना है 2024 में क्या एक्सपेंडिचर होगा अक्षय का, तो उसके लिए क्या करोगे, अब लोगे तो अभी भी आप फर्स्ट रो को पहले, और फर्स्ट रो को अब किससे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टाइम पे, सेकंड कॉलम से। ठीक है, विच विल बी 5 इंटू 25 प्लस 6 इंटू 60। क्लियर? तो सबसे पहले हमने अक्षय का 2023 का एक्सपेंडिचर लिखा, फिर अक्षय का ही हमने 2024 का एक्सपेंडिचर लिखा। ओके, नाउ ये बन गई हमारी रो 1। ओके, और रो 2 में अब क्या होगा, रेशम का पहले हमने 2023 का एक्सपेंडिचर लिखा, और अब हम रेशम का 2024 का एक्सपेंडिचर लिखेंगे, तो वो क्या होगा 2 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 60। क्लियर है ये बात? ओके, अब उसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर और भी होता, यहाँ पर भी होता, अगर हम 2025 का बनाते तो वो यहाँ पर एक और कॉलम आ जाता है ना, तो उसकी अमाउंट कहाँ पर होती, अगेन अनदर कॉलम बन जाता। ठीक है, अक्षय का पहले 2023 का, 2024 का, फिर 2025 का, सेम गोज फॉर रेशम। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसमें एक और चेंज करके देख लेते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और स्टूडेंट ऐड हो गया। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कृषिका भी आ गई है एंड उसने भी कुछ चॉकलेट्स एंड कुछ आइसक्रीम परचेज करे। कृषिका कितनी चॉकलेट्स, 4, और आइसक्रीम्स 5। क्लियर? अब कृषिका की अमाउंट जो है वो कहाँ पर आएगी, एक और रो बनेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज रो 1 में हमने अक्षय के लिए शो करा, रो 2 में हमने रेशम के लिए शो करा, अब रो 3 में हम किसके लिए शो करेंगे, कृषिका के लिए। तो कृषिका का 2023 का कैसे निकालोगे आप, 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 50, और इधर दूसरा कैसे निकालोगे आप, 4 इंटू 25 यानी कि 2024 का एक्सपेंडिचर प्लस 5 इंटू 60। आया समझ? तो यहाँ पर अब हमने 3 बार चेंजेस करा है। पहला आपका रेड कलर से हमने दिखाया, सेकंड हमने ब्लैक से दिखाया, और थर्ड हमने ग्रीन से दिखाया। क्लियर है? तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको पहले इतना समझ आया कि जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो हमेशा रो बाय कॉलम होती है। पहले आप फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स है उनसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड रो को जितने भी कॉलम्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलरली थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ठीक है, तो अब सबसे पहले रेड कलर का मैट्रिक्स बताओ जहां पर सिर्फ और सिर्फ अक्षय एंड रेशम थे और उनके खाली 2023 के प्राइजेस थे, वहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था, बताओ वहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था, 2:2, रेड वाला 2:2, और मैट्रिक्स बी में अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2023 के प्राइस लिखे थे, उसका ऑर्डर क्या था, 2:1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम हो। क्लियर? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया, क्या मैं उसको सी से डिनोट कर दूं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसमें खाली ब्लू वाली एंट्रीज है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना वो 2 और 1 के ऑर्डर का होगा। आया समझ? क्लियर? अब दूसरा देखो, जहां पर अब हमने दूसरा चेंज क्या करा था, यहाँ पर अब 2023 के साथ साथ 2024 के प्राइसेस भी आ गए थे, राइट? तो अब यहाँ पर पहले अक्षय और रेशम का मैट्रिक्स तो अभी भी 2x2 के ऑर्डर का ही रहा। अब
2023 के साथ 2024 भी आ गया, तो अब नया ऑर्डर क्या बन गया, 2x2। तो अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट वाला हमने सी से लिख दिया। अब यहाँ पर ब्लू और ब्लैक मिलाकर ऑर्डर क्या है, 2x2। तो देख लो ये रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर यही आना चाहिए, क्लियर। अब थर्ड केस जहां पर कृषिका भी आ गई थी। अब पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 3x2। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर तो अभी भी क्या है, 2x2। तो रिजल्टेंट वाले का, अब ये पूरा रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या है, 3x3। तो अगेन ये देख लो मल्टीप्लीकेशन, राइट, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3x2, और वही आया। आ रहा है समझ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बस देख लो, वी ऑब्जर्व दैट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक m क्रॉस n का, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है p क्रॉस q के ऑर्डर का, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा क्या करनी होती है, रो बाय कॉलम, राइट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के करते कैसे हैं, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज एक तो सेम होना चाहिए, और रिजल्टेंट वाले का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस q। क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2x2, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2x1। इसका नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है a इंटू बी। a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, 2x1, यानी कि 2 रोज होंगे और कॉलम खाली एक होगा, ठीक है। वो निकालोगे कैसे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0। नेक्स्ट क्या लोगे अब आप, सेकेंड रो, दैट इज -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। अब बताओ रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट वाले की एंट्रीज क्या आ रही है, -1 और नीचे 2, क्या ऊपर, एक दूसरे को कुछ बोलने का मौका नहीं छोड़ेंगे हम, है ना, ठीक है। आया समझ, ओके। चलो a इंटू बी निकाला। सबसे पहले a का ऑर्डर क्या है बताओ, 2x2, और b का, ठीक है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या आने वाला है, 2x3, ठीक है। चलो निकालो, करो निकालो, 2 रोज और 3 कॉलम्स बनेंगे। बातें बाद में कर लेना, अभी क्वेश्चन कर लो। हो गया, गौरव हो गया सॉल्व, तो करो, क्या हो गया, किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ। हो गया, सबका हो गया। चलो बताओ आहान, फिर एंट्रीज बताओ। 75 117, ओके, हाँ 25
मैच हो गया? आ रहा है सबका आंसर करेक्ट? नीचे वाला ये कैसे होगा? बस अब आप ये लो, सेकंड रो लो, 2 into 2 प्लस 3 into 7, ओके, 2 into 6 प्लस 3 into 9, ये आ जाएगा 2 into 0 3 into 8, ओके। आगे करें, हो गया सबका ये? ओके। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ध्यान दो कि आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूर है कि कॉम्यूटेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो मैट्रिसेस है, ए का ऑर्डर है 2 × 3 और बी का ऑर्डर है 3 × 1, ठीक है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है? ठीक है, रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 1, ठीक है। अब एक काम करो, बी क्रॉस ए करो, बी का ऑर्डर क्या है 3 × 2 और ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3। क्या यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। तो सिंपल है कि कॉम्पिटिटिव लॉ जो है ना वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड नहीं करता, बट एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको पता है ना, ए प्लस बी का रिजल्ट हमने ए में ऐड करा, या फिर आप ए इंटू बी करो और ए इंटू सी करो, फिर दोनों को ऐड करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी में बी और सी को मल्टीप्लाई कर कर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर कर उसको सी से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है ये बात सबको? ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इंटू बी इज 0, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर कर आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है, then it doesn't necessarily mean that A is a null matrix or B is a null matrix or any of them is a null matrix, या फिर दोनों null matrix हो, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल दो जहां पर B या A में से दोनों में से कोई भी मतलब null matrix नहीं होगा, बट स्टिल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका null matrix आ रहा हो। बनाओ एक बार। A और B को हम क्या ले सकते हैं देखो और बताओ। इजी रखो, 2 × 2 के ऑर्डर का ले लेना दोनों, ठीक है, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। बोलो शिवम आंसर। 1 2, ओके, 0 0 1 2, चलो चेक करते हैं। नहीं नहीं बन रहा। बताओ। 6 6 2 2 और -6 -2 और 6 चेक करते हैं। ठीक है, इधर तो दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, स्टिल ए इंटू बी आपका 0 मैट्रिक्स बन रहा है। क्लियर है कि ये वाला एग्जांपल? ओके। इसके अलावा और भी किसी ने बनाया तो बताओ, या बस वेट कर रहे थे कोई और बना देगा हम आगे चलेंगे। 0 5, अच्छा एक सेकेंड बोलो, एक बोलो दोबारा। 0 5 0 0, ठीक है। बी 1 0 0 0, ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ये भी नल मैट्रिक्स आ रहा है और दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स गिवन है आपको, और फाइंड ए बी फाइंड करो। यस, ए इंटू बी क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2 × 2, ठीक है। चेक करो, आ रहा है आंसर सबका, सबका 0 आ रहा है इसमें, ठीक है। ओके, ये आई गेस ए प्लस बी रहने दो, ए माइनस बी भी रहने दो, ये निकाल लो, ये तीनों निकाल लो।
ए इंटू बी निकालो। अच्छा तो मतलब यहाँ तक खुद से कर चुके हो। क्या फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? दोबारा बोलो। 8762, ठीक है। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? और ठीक है। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? ये तो सेम, ये तो आपने ऊपर वाला ही आंसर बोल दिया। सेम आ रहा है। 11 10। अच्छा सेम कैसे आ रहा है? ए और बी को ही मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा। आ रहा है सबका ये तीन आंसर आ रहे हैं। ये रहने दो, ये वाला कर, चलो ये दोनों कर दो आप दोनों। हाँ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? ओके तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये थोड़ी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वन। यानी कि व्हेन ए आई जे में आई और जे जब इक्वल होते हैं, अगर वो वाले एलिमेंट्स वन होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं, वो होता है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी ना। इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 1, और इसका 1 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट वाले का ऑर्डर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3। चलो एक एक पार्ट निकाल कर आंसर चेक करवाना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, कर लो। बाकी दो भी कर लो, इकट्ठा चेक कर लेंगे। तीनों पार्ट्स करके बता दो जिसके हो जाए। तीनों पार्ट्स।
से बात करूँ सेकेंड ठीक है फर्स्ट का आंसर बताओ 2 3 4 4 6 8 6 9 12 ठीक है सेकंड वाले का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 ठीक है एलिमेंट्स बताओ फर्स्ट रो के 14 0 42 ओके सेकंड रो और 56 ठीक है थर्ड रो एक सेकंड दोबारा ठीक है 70 ओके इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस ठीक है 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर ठीक है फर्स्ट एलिमेंट बताओ 14 -6 4 5 सबका मैच हो गया ये वाला आंसर सबका मैच हो गया ये ठीक है चलो दैट्स इट फॉर टुडे higher order thinking skills
पता है ना सबको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं? तो आज भी बताएगा जल्दी से। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, अच्छा ठीक है। और कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जल्दी से, जिसमें ओके ठीक है। तो पहले मैं ट्राई करने को दे दूं? ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं ट्राई नहीं करना, जल्दी से कह रहा हूँ। ओके पहला स्टेप तो बता दो एटलीस्ट, फर्स्ट स्टेप क्या करें? गौरव बोलोगे क्या करूं? कॉट को साइन में, कॉट कौन सा कॉट? कॉट इनवर्स को, कॉट इनवर्स को किसमें? ओके तो मतलब ट्रायंगल लगा के कर रहे हो, ठीक है। और भी कोई बेटर वे? और कुछ? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? साइन, कोई बोलेगा आगे? और हेल्प करूं? पाई बाय 2। और रीजन क्या है इसका? रीजनिंग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो पहले। ऑल्दो मैं ट्राइंगल से भी कराऊंगा, पर मैं इससे क्यों कह रहा हूँ वो देख लेना ध्यान से, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो गया? ठीक है, दोनों तरफ से मतलब साइन साइन हट गया, तो कितना आ गया? ठीक है, बिल्कुल भी बोर्ड से फोकस नहीं हटाना। ये इधर आ गया, तो कितना आ गया? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इज पाई बाय 2। दूसरी रीजनिंग क्या होगी? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो गया? और हमने आज क्या प्रूव कर दिया? 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आ गया 2015 के बोर्ड एग्जाम में, और जो बिल्कुल आपको अभी फीलिंग हुई है वही उनको फीलिंग हुई थी उस समय। साइन, अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू साइन 15 डिग्री है, तो थीटा 15 डिग्री हो सकता है ना। आ गया ना समझ में या नहीं? अब आप सोच के देखो 2015 में ये क्वेश्चन आ गया, और आपका भी, आपकी जो भी फीलिंग हुई है वही उनके साथ भी हुई होगी, ठीक है। तो किस तरह का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए वो भी देख लो। अब इसका आंसर x इक्वल टू माइनस हाफ आपको निकालना है। निकल गया था? हाँ बताना एक बार कैसे किया। हाँ 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 बताओ कैसे। ओके यहाँ बताना, बोलते रहो आप। कॉट इनवर्स को अच्छा पहले आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। कैसे क्या किया आपने इसमें? कॉट अपॉन वन, तो इसका साइन इनवर्स क्या बन गया? ट्राइंगल लगा के ये हो गया x प्लस वन, और ये वन, तो ये कितना आ रहा था? ओके ठीक है, फिर साइन इनवर्स करके, ठीक है। हाँ अब इधर राइट साइड में भी कर देते हैं, कॉस टेन इनवर्स, आप बोलते रहो, इसका ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया x, ये वन, तो ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इधर कितना आ गया? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन।
ठीक है, सो साइन इनवर्स और साइन हट गए, कॉस इनवर्स, सो वी लेफ्ट विथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो रूट रूट कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -हाफ। अब एक स्टूडेंट का आंसर आया होगा ये, कुछ स्टूडेंट का आंसर आया होगा ये, दोनों को ही मार्क्स मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्बिगुअस हो गया कि आंसर आ भी रहा है आंसर नहीं भी आ रहा है, तो गलत 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 हो गया क्वेश्चन। मतलब ये वाला बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। हाँ, तो कई बार ना क्वेश्चन बनाने में हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड्स के साथ, बट आपको उस टाइम पे सुपर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अब उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए कि हाँ क्वेश्चन में एरर है। अब जिसने ये निकाला वो तो आगे मूव कर गया होगा, बट जिसने ये निकाला होगा तो उसने अपने आप को एक बार रीचेक किया होगा कि हाँ क्या ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। और अंदर से क्या फीलिंग आती है, गलत तो मैं ही, बोर्ड कैसे गलत हो सकता है, बोर्ड कैसे गलत हो सकता है, बोर्ड। अब उस दिन जो क्वेश्चन दिखाया था आपको बोर्ड वाला वो भी गलत था, उसमें क्या हो रहा था, दो एंगल्स का सम वैल्यू था। इस साल जो बोर्ड के पेपर में आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बस कॉन्फिडेंस जो है ना वो ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। 10th तो अलग बात है, 12th के लिए बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। उसको बिल्कुल भी स्विच मत कर देना, ठीक है। अगर आप इसे विजुअलाइज करोगे तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आंसर अनडिफाइंड भी आ सकता है और हाफ भी आ सकता है, अगर हम इसे रियलिस्टिकली भी अगर हम बना के देखें। हाँ, आपने ये करके दिखा रियलिस्टिकली ना, x की वैल्यू जो है इसमें -हाफ आ गई, इसका मतलब पक्का वैल्यू कोई है। हाँ। लेकिन अगर हम इसको क्वाड्रेंट वाइज देखें किसी वैल्यू पे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो ये कहना चाह रहे हैं। मतलब टेक्निकली ज्योमेट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बनाओगे रियलिटी में तो x की वैल्यू -हाफ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब वो -हाफ यहाँ पे रख के देख लो, अब यहाँ पे रख के देखो एक बार -हाफ क्या आ रहा है आंसर मुझे बताना। कॉट इनवर्स हाफ और ये टेन इनवर्स हाफ वो उस पे सेम आ रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप मेथड्स अपने अपने करोगे तो उसमें आपको कभी ये वाली फीलिंग आएगी तो एक बार चेक करा लेना और कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसमें पूरे मार्क्स मिले थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने वो लिख लिया x की वैल्यू, ठीक है। तो वो मत लिखना, गलत क्वेश्चन है ये, आंसर दोनों निकाल लिए। एक बार आपने इससे भी कर लिया, नोट कर लिया सारा या नहीं, वैसे तो मैं पीपीटी ग्रुप पे भेज दूंगा। इसका भी यूटी आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह सेम रीजनिंग हो गई क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये कितना आ गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा यहाँ तक। अच्छा इज इक्वल टू में क्या है, कोई ऐसा भी जिसको लग रहा है कि इसको प्रूव करना है 5π/2/8। और वैसे क्वेश्चन कैसे ठीक है, एंगल्स के स्क्वायर का सम भी एक एंगल हो सकता है। इसके बाद हमने क्या किया, लेट थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए लेट टेन इनवर्स एक्स बी थीटा। तो क्या लिखूं इसके बाद, थीटा स्क्वायर प्लस π² / 4 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे बता देना, अगर थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है तो, अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो बता देना, ठीक है। अब 8 को ऊपर ले जाओ, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8 थीटा स्क्वायर प्लस 2π² प्लस 8 थीटा स्क्वायर
माइनस 8 पाई थीटा इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 16 थीटा स्क्वायर माइनस 8 पाई थीटा माइनस क्या लिख दूं 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जिसको भी जो भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा मुझे बता देना। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी यहाँ पे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी इसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 16 इंटू 3 48 पाई, तो कितना आ गया 16 थीटा स्क्वायर माइनस 48 कैसे बनेगा 12 और 4, तो माइनस 12 पाई थीटा प्लस 4 पाई थीटा माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से क्या कॉमन, 4 थीटा कॉमन ले लिया, कितना आ गया 4 थीटा माइनस प्लस 4 थीटा माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। सो 4 थीटा प्लस पाई इंटू 4 थीटा माइनस इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। सो रिप्लेस थीटा बाय tan इनवर्स x, तो कितना आ गया tan इनवर्स x की वैल्यू 3 पाई बाय 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से, tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से मना करना है। हाँ क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल सही, तो tan इनवर्स x कैन नॉट बी 3 पाई बाय 4 बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सो वी लेफ्ट विद, समझ में आ रहा है ना ये नहीं, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट्स, फिर कितना आ गया थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, यानी इसका मतलब tan इनवर्स x किसके इक्वल आ गया माइनस पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी इससे आंसर आ सकता है। तो कितना आ गया इसका आंसर x इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4 विच इज -1, तो x इक्वल टू -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्योर, पक्का आ गया, देख लो एक बार, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। किसका 3 पाई बाय 4 करके दिखाना होगा, क्योंकि दो आंसर आए ना, तो एक रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बिलोंग नहीं कर रहा किसके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है किसी को, श्योर। अच्छा ये दोनों आए थे पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है 2015 में, मैंने आपको बता दिया था 2015 के बारे में या नहीं, नहीं बताया वो 2015 का 12th का मैथ्स का पेपर, नहीं 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 नो नहीं, ठीक है रुको बता रहा हूँ। तो 2006 से पहले पहले 2 मिनट्स की स्टोरी है, बहुत जरूरी है ताकि आगे जो क्वेश्चंस है ना, ताकि फिर उसे डर ना लगे, ओके ठीक है। एक बार ये देख लो, बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा स्टोरी सुनने के बाद, बिल्कुल डर हट जाएगा आपका, ठीक है। तो 2006 से पहले क्या होता था, जो मैथ्स थी वो ऐसे थी 70 प्लस 30, 70 मार्क्स का कॉमर्स ह्यूमैनिटीज साइंस सबको सेम करना होता था, और 30 मार्क्स का पेपर अलग होता था। अब वो 30 मार्क्स के पेपर में क्या होता था, साइंस वाले अपने अकॉर्डिंगली 30 मार्क्स का पेपर करेंगे, जिसमें वेक्टर्स 3D और डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, 3-4 चैप्टर थे साइंस में। और बाकी जो 30 मार्क्स का पेपर था वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए क्या था, पार्टनरशिप, बैंकिंग, बैंकर्स डिस्काउंट और ये सब था। तो एक पार्टनरशिप है क्या अकाउंट्स में, कुछ बैलेंस शीट या कुछ ऐसा भी है कुछ, ओके ठीक है। तो 2000 से पहले पहले तक ये चल रहा था। अब क्या हुआ, जो साइंस में वेक्टर्स 3D साइंस स्टूडेंट्स को वेक्टर्स 3D और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, ऑप्शनल था तो उन्होंने 30 मार्क्स का पार्टनरशिप पढ़ने चले गए अकाउंट्स की ट्यूशन।
ठीक है, तो वो सब पार्टनरशिप पढ़ के 30 मार्क्स का पेपर उन्होंने पार्टनरशिप वाले थे कि ये तो आसान चैप्टर है, इसको फटाफट से कर लेते हैं 30 मार्क्स में। तो धीरे धीरे सीबीएसई को जब ऐसा लगने लगा कि साइंस का पेपर ले रहे हैं, एक तो हम साइंस स्टूडेंट्स पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वेक्टर सिटी छोड़ के, और कॉमर्स स्टूडेंट्स तो वैसी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो सभी पार्टनरशिप ही पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, 2006 में चारों चैप्टर कर दिए बस, यानी आपका सिलेबस अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस तक सेम है सबका, चाहे वो कौन सी भी स्ट्रीम का है, लेकिन वो जो 4 चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, जो अलग, जो उन्होंने बाद में एक ही कर दिए पूरी बुक में, वेक्टर, 3D, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी था कॉमर्स में, पहले प्रोबेबिलिटी उसमें नहीं था साइंस में, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, सबका ये मैथ्स का कॉमन होगा, क्योंकि वो वेस्ट जा रही थी ना शीट्स, आप समझ रहे होगे, कोई सारे सारे कॉमर्स वो ऑप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स अब आपके कॉमन है, जिसमें से 2 कॉमर्स के हैं, 2 साइंस के, ये सारी समझ में आ गई। इसके बाद फिर 2006 से लेकर 2014 तक यही रहा सब कुछ, अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पे एक बात थी क्या, कि जो भी एनसीईआरटी से पेपर आ रहा था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से, वो अराउंड 95% का आ रहा था, प्लस 5% का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा था। ठीक है, फिर 2015 आया, उस 2015 में क्या हुआ, 75% पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी, 25% पेपर एनसीईआरटी का मिसलेनियस, एनसीईआरटी का मिसलेनियस, वो भी हाई लेवल वाला। ठीक है, इसके बाद फिर वही सीबीएसई पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बात पहुंच गई, और बहुत कुछ चीजें हुई, सीबीएसई पे बहुत एलिगेशन लगे। तो आई डोंट नो अभी वाली बात सुन के क्या लगेगा आपको। तो 2016 में क्या किया उन्होंने, 85% पेपर बाहर से और 15% पेपर एनसीईआरटी का हाई लेवल। वो कह रहे हैं कि और एलिगेशंस, ओके, और बाहर से पेपर, और बाहर से पेपर। तो आप सोचो 2017 का जो बैच होगा उनके साथ क्या हुआ होगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी। सो सीबीएसई इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप कुछ भी नहीं सोच सकते। आपको ईच एंड, ये ऐसा नहीं है कि 2015 में 95 प्लस नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से पेपर देने पर भी आए, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो जैसे आपने सोच के गए हो कि अच्छा हाँ, यूनिवर्सिटी को तो 5 मार्क की आएगी और 3 मार्क्स का एडिशन फंक्शन, उल्टा हो जाएगा, 1 मार्क्स ही दे देंगे यूनिवर्सिटी को, 7 मार्क्स का एडिशन फंक्शन। आप सोच रहे हो कि मैट्रिसेस 1 मार्क्स का है, मतलब आईटी तो करना है, एकदम से 13 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से करते हैं सीबीएसई। ठीक है, प्लस ये करने का पर्पस क्या था वो भी सुन लो फटाफट से। 2015 से पहले मैंने आपको क्या बोला, 2014 तक प्योरली पेपर, तो 100, 99, 98 तो आम बात होगी, समझ रहे हो, क्योंकि प्योर पेपर एनसीईआरटी है। उसमें उन्होंने ना एक बार 2012 में क्या कर दिया, वो देखना ध्यान से। ये सब बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी कि आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका नाम है एओडी। ठीक है ना, हो सकता है आपको सीनियर्स आपके बोले कि बस एओडी संभाल ले और इंटीग्रेशन संभाल ले, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे चैप्टर इजी हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है, बस फर्स्ट लाइन पढ़नी है, फर्स्ट लाइन, बस इतना। अब 2012 में सीबीएसई से पता नहीं क्या गलती होगी, उन्होंने ना 25 लिख दिया, तो सारे स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि मतलब 28 से कर क्या, भी कैसे कर दिया आपने। इस तरह की रोट लर्निंग चल रही थी उस टाइम पे, तो आपका लेवल तो कहीं ऊपर है, आप समझ रहे हो, इतना बड़ा आगे थी न्यूज आर्टिकल में, कौन से स्टूडेंट्स हैं क्या लिख रहे हैं, हमारी मर्जी ना, हम 25 दें 28 दें, क्योंकि उसको आंसर याद था कि 28/5+4 आएगा, तो उसको आ नहीं रहा था उसका, जो भी स्टूडेंट था वो, जिसने बहुत ऐसी बात हो गई थी कि बोर्ड उसमें न्यूज में आ गया कि ये क्या हो गया, मतलब 25 नहीं दे सकते हो, मतलब 28 ही दें, तो आप प्योर एनसीईआरटी करके आओ 28 ही दें। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने लेवल चेंज किया, तो अब तो सिंपल सी बात, अब तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब तो आप देख ही रहे हो, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो इसलिए हमें थोड़े से हॉट्स करने पड़ रहे हैं ताकि इजी रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको ठीक कर लेना बस, आगे मतलब सिंप्लीफाई करना है आपको।
सिंप्लीफाई, ठीक है। अब आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया वो मुझे बता दो, तो गौरव बता दो कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में पिछले वीक में इन्वर्स ट्रिगो का। लास्ट क्लास कहाँ पे खत्म हुई है? क्लास चेक करो एक बार। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स पे खत्म हुई है, वही वाला है। सो पुट एनीवन पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। वेरी नाइस, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन थीटा और साथ में प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट 1 प्लस साइन थीटा, जिसका भी यूटी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम आ जाए तो कराना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर क्यों स्टार्ट हुआ उसका रीजन देख लो। वो यही क्वेश्चन ऐसे मैट्रिक्स में दे देंगे ना, एक और 4 एलिमेंट्स देंगे, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कुछ पता नहीं है, सीबीएसई का करते रहना। ओके, इसके बाद मैं क्या लिख दूं डायरेक्ट? किसी को याद है क्या आता था? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? रूट में कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये भी चेक कर लो, क्या हम एक्स स्क्वायर को साइन थीटा ले सकते हैं? क्या साइन थीटा 1 से छोटा होता है? तो सही है, कर सकते हैं ना, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। प्लस रूट के अंदर कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में रूट में कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। सो वी लेफ्ट विद व्हाट? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, आगे ऊपर कितना आ गया? हाँ ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 2 sin थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स cot थीटा बाय 2। फिर इसको क्या लिख दिया मैंने? हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब tan थीटा बाय 2 किसके इक्वल होगा? cot 90 माइनस थीटा बाय 2। सिमिलरली cot थीटा बाय 2 किसके इक्वल होगा? tan 90 माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो स्लो कर दूं जल्दी से, ठीक है। अब tan इनवर्स और tan हट गए, फाइनली आंसर कितना आ गया? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। तो जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले चैप्टर की रिवीजन साथ साथ करते रहनी है, ठीक है। अच्छा, थीटा की जगह क्या लिख दूं? एनीवन? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो वो ये आ रहा है, और बहुत फास्ट लग रहा है तो मुझे बता दो। ये आंसर है इसका, y की वैल्यू निकालनी थी इसमें। थीटा कौन सा? थीटा मैंने कैसे चेंज किया? ये थीटा था ना, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया वो, ये यहाँ पे है। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन थे उस पेपर में 2015 में, अब ठीक है या नहीं है? तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं, ये वाला भी इसमें था, ये वाला भी इसी में था, और जो अब होने वाला है वो भी उसी में। तो कुछ स्कूल में तो ना एम्बुलेंस भी आ गई थी, मतलब डरना मत, आपके लिए नहीं बोल रहा। वहाँ पे उस टाइम पे 2015 में, और कुछ स्कूल ने क्या किया, जो टीचर्स वहाँ पे थे उनको मतलब उन्होंने जज कर लिया कि ये क्या पेपर है, मतलब टीयर्स जैसे होते हैं ना, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जरूरी है बात, बस बताना, डरना मत इस बात को सुन के। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ ये सोच के गए उसके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई कि ठीक है मैं तो आराम से। अच्छा, दिए भी कितने डेज थे? 14 डेज। ये फर्स्ट टाइम था 2016 से 2014 का कि 14 डेज मिले, जबकि 2 या 3 दिन से ऊपर मैथ्स में कभी नहीं मिलते थे। फिर ये ट्रेंड चला 2026 तक, 2016 तक, फिर 2017 से लेकर फिर 2023 तक, बीच में कोविड भी आ गया, तब तक फिर वही वापस 3 डेज हो गए। फिर 2023 में फिर 14 डेज, और अब 14 डेज 13 डेज ही मिलेंगे,
अब हमेशा के लिए हो गया ऐसा लग रहा है, 4 साल से कंटिन्यूअसली वो चल रहा है 14 डेज मिनिमम, 13 to 14 डेज मैथ्स में, लेकिन सारे पेपर ठीक आ रहे हैं। इस बार का पेपर आपका इस लेवल का आया है कि आपको ना मतलब बिल्कुल डीप में पूछा गया है, हो तो गया पर लेंदी बहुत था, ठीक है। मिक्स रिएक्शंस आए हैं। मान लो इस बार इन्होंने क्या किया, जैसे एक पेपर एक सेट में 4 मार्क्स की इंटीग्रेशन है तो दूसरे सेट में 10 मार्क्स की इंटीग्रेशन है, बस ये वेरिएशन हो गया। मान लो ऐसे क्वेश्चन 10 मार्क्स के एक सेट में, और उस तरह के क्वेश्चन जो सिंपल थे वैसे 4 मार्क्स उसमें, मतलब कुछ नहीं। हाँ तो लक पे चल रहे सब, भगवान भरोसे कर, ठीक है ना, जो भी सोच रहे हो ठीक है। तो आपको तो बस पढ़ के जाना है। ये तो एमसीक्यू, अच्छा 2 मार्क्स लिख देता हूँ फिर भी, अभी मैं अभी के लिए लिख देता हूँ ताकि बुरा ना लगे। ओके, ये इस क्वेश्चन के बाद आपको मुझे बताना है कि इज एनसीईआरटी एनफ फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो ऐसे मत सोचो मैं कुछ नहीं, ठीक है, जल्दी से लिख, वेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 5 मार्कर है, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा होगा जब मैंने 2 मार्कर लिखा, तो ये क्वेश्चन है 5 मार्कर, और तब था ये 6 मार्कर जो बोर्ड के पेपर में आया था, ठीक है। अब अगर किसी क्वेरी थी भी आर एंड एफ की तो वो भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। तो एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट, वेरी नाइस। एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, वो मर्जी है, ठीक है ना। तो डिफाइंड बाय ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी। अब रिलेशनशिप क्या दे रखी है, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। तो कोई नंबर बता सकते हो ऐसी कुछ भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, अलाउड है, पहले चेक करो, 1 2 3 4 अलाउड है, 1,2 और 3,4। ए हमारा है 1, बी हमारा है 2, सी हमारा है 3, डी हमारा है 4, जल्दी से। नहीं है तो कुछ बताओ मुझे क्या अलाउड है, ऐसा कोई वो बताओ कि इस यहाँ पे मैं क्या लिखूं, समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं, मतलब कि आपको ए इंटू डी करना है, ए इंटू डी की कोई नंबर, कमान कमान, 1 5 और कुछ, 5 हो गया, 2 3 नहीं, और कुछ, थिंक थिंक थिंक, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सिंपल वे में करें। 1,2 क्या रिलेटेड है 1,2 से, जस्ट चेक, है ना, 1,2 किससे रिलेटेड है, चेक कर लो एक बार, 1 इंटू 2, और मतलब ये 2 हो गया और ब्रैकेट में क्या आ गया 3, और ऐसे ही इधर कितना आ गया 2 इंटू 1, और कहाँ आ गया 1 प्लस 2 3, तो 6 इज इक्वल टू 6। अब ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेके हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रूव ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी, सॉरी लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू come on n
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, ध्यान से देखना, ध्यान से कैसे लिखते हैं। अब आप इसकी जगह पे आर भी लिख सकते हो, क्योंकि आर उसका सबसेट है। मतलब हमने दो नंबर्स लिए, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओके। और ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर, और आर किसका सबसेट है, एन क्रॉस एन का, ठीक है। देयरफॉर फॉर रिफ्लेक्सिव a comma b related to a comma b can be written as ab, उसको बिल्कुल ऐसे लिखना है, रिलेशनशिप दे रखी है ना, ab इंटू b प्लस ए इज इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी। अब नीचे ऐसा क्या लिखूं कि ये ट्रू लगे। ऑल्दो आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, पर एग्जाम्पल कब लेते हैं, जब चेक या फिर डिसप्रूव करना हो। लेकिन यहां पे तो एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूव ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, ये थोड़ा सा नया है आज के लिए क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल है, सिंस मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन आर, कोई बता सकता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब 2 + 3 ही 3 + 2 है, 2 × 3 ही 3 × 2 है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप ना ऐसे देख देख के सिमेट्रिक लिखने की कोशिश करो, ऐसे देख देख के। एनीवन सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए लेट किसी और कलर से लिख देता हूं, लेट a comma b c and d belongs to n for all a comma b and c comma d belonging to r which is a subset of n cross n। मान लो आपने यहाँ पे belongs to r भी लिख दिया तो भी ठीक है। therefore for symmetric a comma b relation c comma d will be equal to what, अब तो हाँ, पहले एक बार मैं लिख लूं, पहले एक बार ये लिख लेता हूँ, AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू ए प्लस डी। अब आएगा किसका साइन, इंप्लाइज का। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब मैं लिख रहा हूं C कॉमा डी रिलेशन A कॉमा बी, तो कोई बताएगा क्या बन गया ये, सी बी मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए इंटू सी प्लस बी। उसके बाद सेम रीजन क्या आ जाएगा, सिंस so on therefore r is symmetric। अब देखो ए बी और बी ए से लिया क्योंकि वो ये कर रहे हैं ना, आपको सी डी पहले से दे रखा है ना यहाँ पे, तो आपका जैसे ए रिलेशन बी होता है ना, तो उसको वो हो जाएगा बी रिलेशन ए। लेकिन ये तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पिक किया है, सेट में से नहीं पिक किया, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पिक किया है, ठीक है, ओके। आपने एक वो वाला क्वेश्चन किया हुआ है एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू वाला, यूवी वाला क्वेश्चन नहीं था वो, वैसी तो है, बस उसका थोड़ा सा अपर लेवल है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां तक अगर मान लो मैं कहूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, 1 मार्क। अब बाकी 4 मार्क का करते हैं, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया बोर्ड की रियलिटी। क्योंकि ना उनको पता है कि अच्छा रिफ्लेक्सिव तो कोई भी कर लेगा, कुछ करना तो है नहीं, सिमेट्री कोई भी कर लेगा, क्योंकि वो नाम में ही ऐसा कुछ है उसके कि वो समझ में आ जाता है कंटिन्यूस। बट ट्रांजिटिव ऐसा है जो बहुत जल्दी से समझ नहीं आता। और इसके बाद मुझे ये बताना है कि 2015 के बैच के बाद किस मतलब उस बैच के साथ किसी को सिंपैथी हुई या नहीं हुई, बस ये बताना है, ठीक है? जो भी वो बैच था 2015 वाला, बिकॉज उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको तो पता है कि अगले साल कुछ भी हो सकता है, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सिमेट्रिक नोट कर लो जल्दी से, फिर ट्रांजिटिव कराओ। इधर स्टार्ट कर दो ट्रांजिटिव, जिसको भी समझ में आ गया है ई कॉमा एफ ले लेना, उसमें ए बी सी डी ई एफ। हाँ, फिर ए बी सी डी को करेंगे, फिर सी डी ई एफ को, फिर लास्ट में ए बी और ई एफ को, अपने आप आएगा आंसर ए बी और ई एफ का। वो मैं भी कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज कर दूं? ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव का ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रांजिटिव, ठीक है? तो आरुष की टर्न, किसकी टर्न नहीं हुई है? काफी स्टूडेंट्स की टर्न नहीं हुई है। ओके आरुष, आपसे स्टार्ट कर, तो क्या लिखूं? लेट ए बी सी डी ई एंड एफ बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल a comma b c comma d and e comma f belongs to r and which is a subset of n cross n। डायरेक्ट r भी लिख सकते हो, नीचे n क्रॉस n भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद therefore फॉर ट्रांजिटिव, अच्छा हाँ वो भी लिख रहा हूं मैं, फॉर ट्रांजिटिव क्या लिखूं? टू सी डी गिव्स इंप्लाइज क्या 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 दे रहा है आंसर? ए डी बी प्लस सी बी सी और ए प्लस डी, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पक्का? ओके, नाउ इसी के बाद मैं क्या लिखूं? इसके बाद क्या लिखूं? अभी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड करके, ठीक है? अब ये होमवर्क है सबका कि आपको इसको अपने तरीके से भी करके लेके आना है। अभी जो मैं करा रहा हूं वो देख लो। तो मैंने क्या किया, b प्लस सी के नीचे बी सी लिखा और a प्लस डी के नीचे ए डी लिखा। तो ये क्या बन गया? b अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, समझ में आ गया होगा अब तक, 1 अपॉन डी प्लस, सो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी कितना आ गया? 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। होमवर्क है, सबको अपने तरीके से भी करके लाना है, ठीक है? और ये हाइफन है, ठीक है? माइनस, ठीक है? और फिर सी डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी के लिए क्या लिखूं? पहले तो वो लिखूं, पहले सी एफ डी प्लस ई किसके इक्वल है? डी ई सी प्लस एफ। तो आगे क्या लिखूंगा इसके बाद? सी एफ के नीचे क्या आ गया? सॉरी, डी प्लस ई के नीचे क्या आ गया? डीई, और सी प्लस एफ के नीचे सी एफ। तो इंप्लाइज करके क्या बनेगा इसका? प्लस इज इक्वल टू, सो 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी कितना आ गया? बोलते रहो 1 अपॉन एफ माइनस, ठीक है? ये सेकंड हो गई। सो सिम, अगर हमें आगे करना हो तो क्या लिखूं अब मैं? 10 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी दोनों के इक्वल हो गया। सो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस, which implies 1 by a plus 1 by e is equals to 1 by f plus, now जैसे इसको ओपन एलसीएम ले लो अब इसका, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना आंसर आ गया?
बी एफ डी प्लस ए प्लस ई और बी और ए ई बी प्लस एफ सी ए बी टू सी ई एफ है ना, ए बन गया ना वापस. Therefore R is transitive, hence R is equivalence. So welcome to class 12th, है ना. आपको समझ आ गया कि किस लेवल तक जाना है हमें, और ये सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में थे और अभी लगाए अराउंड सबने मिलके हमने जो किया हाफ एन आवर. और अभी इंटीग्रेशन तो कराई नहीं इसकी, इसका वेक्टर सिटी तो कराया नहीं, इसका एमएनटी तो कराया ही नहीं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करा, अभी इसका प्रोबेबिलिटी नहीं करा, अभी इसका एलपीपी नहीं करा. ठीक है, बट आपका लेवल फिर बता रहा हूँ इनसे तो काफी ऊपर है, 10 ईयर्स ऊपर हो ना इनसे. हर साल कुछ ना कुछ लेवल बढ़ जाता है. तो जब मैं आपको पेपर में दूंगा ना, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लोगे वाला क्वेश्चन जो अभी देखने में लग रहा है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छा इसलिए 4 मार्क्स हैं इसके, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री का 1 मार्क है. अंडरस्टूड. आराम से इसको नोट करो. लास्ट ही क्वेश्चन, डोंट वरी, और नहीं करा रहा, थक गए होगे. हाँ जाओ जाओ जाओ.